हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर एंड बाईमोलिकुलर दोनों कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने उसके केसेस एल्किल हैलाइड में भी पढ़ लिए, एल्कोहल में भी पढ़ ली, ईथर में भी पढ़ ली और इवन लास्ट में एपॉक्साइड को भी पढ़ लिया। अब हम लोगों को सीखना है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखते हैं क्या होता है ये। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब है कि आपको कुछ एलिमिनेट करना, सब कुछ मतलब कुछ चीजें रिमूव करनी है। एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअल में 3 टाइप के हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं क्या क्या होगा। फर्स्ट इज अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब यह है कि आप जो चीजों को रिमूव करने वाले हैं वो दोनों ग्रुप एक ही कार्बन में प्रेजेंट है। तो जो हम लोग रिमूव करने वाले हैं वो दोनों ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, एक ही कार्बन पे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मानते हमें x और y को रिमूव करना है, तो ये दोनों के दोनों एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। एक ही कार्बन पे दोनों प्रेजेंट है। इसको रिमूव करने से क्या होगा कि कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और x और y में बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये आपके पास बनेगा। तो ये आपके पास कहलाएगा कार्बिन। तो इससे बनता है कार्बिन। इसमें कार्बिन भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग करके आपको फॉर्म कर ले इंटर मॉलिक्यूलर एल्कीन, कार्बिन बनेगा। ऐसे केस में क्या हो सकता है, इन दिस इंटरमॉलिक्यूलर एल्कीन कैन बी फॉर्म्ड। तो इसमें क्या हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर एल्कीन बन सकता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर एल्कीन का बन सकता है जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास दोनों रिमूव करने वाले ग्रुप क्या होंगे, एक ही कार्बन में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ आपके पास हो सकता है इंटरमॉलिक्यूलर एल्कीन बन सकता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, और ये पहला कार्बन भी हो सकता है, आप चाहो तो एल्कीन बना सकते हो। देखो एल्कीन कैसे बनेगा, ये पहला वाला कार्बन और ऐसे दूसरा वाला कार्बन और इसको मिला के हमने क्या किया, आपके पास डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये आपके पास हो गया एल्कीन। ठीक है, आपके पास हो गया एल्कीन। तो ये होता है अल्फा एलिमिनेशन, जहां पे आप एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप को रिमूव करके आप क्या बना सकते हो, एल्कीन। ठीक है, पहला हो गया। सेकेंड इसमें क्या होता है, सेकेंड इज बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, सेकेंड इज बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे ये ग्रुप को हमें रिमूव करना है, तो किसी एक को पकड़ो। मान लो x को मैंने पकड़ा, तो x किस कार्बन पे जुड़ा है, पहले वाले पे। तो फर्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा। जिस कार्बन पे जुड़ा होगा ग्रुप उसको अल्फा, अगले वाले कार्बन को बीटा। तो ये क्या होगा, बीटा। तो हम लोग इन दोनों को रिमूव करेंगे। अब इसको रिमूव करने से क्या होगा, x y रिमूव हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ आपके पास बनेगा एल्कीन। पर ये एल्कीन क्या है, एक मॉलिक्यूल के अंदर है। तो ये कैसा कहलाएगा, यहाँ आपके पास बनेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्कीन। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होगा तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्कीन। और यहाँ पे देखो इसके दो अलग अलग मॉलिक्यूल को हमने जोड़ा। तो अगर आप 2 अलग अलग मॉलिक्यूल को जोड़ोगे तो कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर एल्कीन। और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अगर अंदर हो गया तो दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर एल्कीन। दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर एल्कीन एंड दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर एल्कीन। तो अल्फा के केस में, अल्फा एलिमिनेशन के केस में क्या होता है, कार्बिन बनता है या फिर आपका हो सकता है इंटरमॉलिक्यूलर एल्कीन। और बीटा के केस में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्कीन। अब इसमें एक केस और कर लेते हम लोग, वही गामा एलिमिनेशन। इसमें आप गामा भी बोल सकते हो, गामा भी बोल सकते हो, या फिर इसमें आप इवन डेल्टा भी बोल सकते हो। गामा एलिमिनेशन एंड डेल्टा एलिमिनेशन। तो गामा का मतलब होता है 3rd कार्बन और डेल्टा का मतलब होता है 4th कार्बन। तो देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे x और यहाँ पे है y, तो माना कि हमें इन दोनों को रिमूव करना है, x और y को रिमूव करना है। तो जब आप इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके पास एक 3 मेंबर का रिंग बनेगा।
तो ये कैसे होगा, देखो पहला वाला कोई भी कार्बन ले लो, अल्फा, बीटा और ये क्या होगा गामा। तो गामा के केस में क्या होगा, एक 3 मेंबर रिंग बनेगा। तो देखो अल्फा पे एलिमिनेशन करोगे, अल्फा पे तो क्या होता है आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर एल्किन बनता है अल्फा पे। बीटा पे करोगे तो क्या बनेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्किन, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर एल्किन बन गया। उसके अलावा अगर आप गामा पे करोगे, डेल्टा पे करोगे, ईटा पे करोगे, ईटा में शिफ्ट होता है तो हमेशा क्या बनेगा, साइक्लो एल्केन। तो यहाँ पे क्या बना आपके पास, साइक्लो एल्केन। तो अब जैसे अगर आप डेल्टा पे करते हैं, डेल्टा का मतलब फोर्थ होता है, फोर्थ मतलब कि जैसे आपके पास ये हो गया, तो यहाँ पे है x और यहाँ पे है y, ठीक है। और अगर आप यहाँ एलिमिनेशन करोगे तो x को अगर y से रिमूव किया तो आपके पास देखो क्या होगा, एक 4 मेंबर का क्या होगा, रिंग बनेगा। तो ये आपके पास होगा साइक्लो एल्केन। ये कैसे एलिमिनेशन, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो मीन्स अगर आप 3rd, 4th या 5th से एलिमिनेट करोगे तो वहां पे क्या बनता है, साइक्लो एल्केन, ठीक है। ये हमारा होता है आपका एलिमिनेशन। अब हम लोगों को इस चैप्टर में जो पढ़ना है, एक्चुअली हम लोगों को जो पढ़ना है वो है बीटा एलिमिनेशन। तो हम लोगों का जो टॉपिक है, हम लोगों को जो एलिमिनेशन पढ़ना है वो है बीटा एलिमिनेशन। तो हम लोग लिखते हैं इसमें, हम लोगों को जो पढ़ना है वो बीटा एलिमिनेशन पढ़ना है। हम लोगों को अल्फा, गामा, डेल्टा एलिमिनेशन नहीं करने। तो हम लोगों को मेनली पढ़ना है बीटा एलिमिनेशन, जहां पे क्या बनेगा, जहां आपके पास बनेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्कीन। तो जहां पे क्या बनने वाला है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्कीन, हमको क्या पढ़ना है आपके पास, बीटा एलिमिनेशन। तो देखो बीटा एलिमिनेशन क्या होगा, हमें 3 टाइप के होंगे, हम लोगों को 3 टाइप के पढ़ने, कौन से, एक पढ़ना है E1, सेकंड पढ़ना है E2 और एक लास्ट में पढ़ना है E1CB। तो ये 3 हमें पढ़ने, E1, E2 एंड E1CB। E1 का फुल फॉर्म है दिस इज एलिमिनेशन, 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर E1। E2 का मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन, पर इसमें आगे क्या होगा, बाइमॉलिक्यूलर, दिस इज एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर। E1CB का मतलब क्या है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपके पास है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, पर आगे क्या होगा इसमें, कॉन्जुगेट बेस। तो ये होगा एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। तो हमें टोटल लेक्चर में ये 3 पढ़ना है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर एंड एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। तो हमें टोटल ये 3 केस को करना है। तो हम लोग इसमें एक एक करके करते हैं तीनों को। तो हम लोग फर्स्ट को लिखते हैं, फर्स्ट इज E1, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। तो पहले इसको जनरल समझते कि क्या होता है इसमें। तो एक मॉलिक्यूल को लेते हैं हम लोग, ये एक मॉलिक्यूल है और लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, एक पीपीएस सॉल्वेंट लिया, पीपीएस, तो लिविंग ग्रुप निकल गया। तो निकलने के बाद क्या बना, RCH2, CH2 और पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। अब अगर आप इस पे, मतलब इस पे अगर आप एक न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप इस पे न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो, यहीं पे जोड़े, अभी कुछ रीअरेंजमेंट नहीं कर रहे, बस सिंपल ओवरऑल समझते कि क्या होता है। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज पे क्या किया भाई, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा ये मॉलिक्यूल। तो देखो पहले कटायन बना और फिर उस पे न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया, तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, दिस इज SN1। तो ये SN1 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। अब यहां से देखो एक ट्विस्ट स्टार्ट हो सकता है। ट्विस्ट क्या हो सकता है, अगर आपके पास एक बेस होता है, बेस और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस, सेम मॉलिक्यूल बेस भी कहला सकता है, सेम मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल भी कहला सकता है। बेस इसलिए कहलाएगा क्योंकि वो हाइड्रोजन को लेने वाला है। अगर वो कार्बन पे जुड़ता है, कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अगर वो हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो बेस कहलाएगा। अब देखो इसमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो सकता था और ये हाइड्रोजन को मान लेते ये जो मॉलिक्यूल इसने ले लिया, अगर ले लिया तो
तो इस पे चार्ज है माइनस, तो वो H प्लस को लेके जाएगा तो बनेगा BH। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, कार्बन को ट्रांसफर, देखो ये नेगेटिव है तो H प्लस लेके जाएगा H प्लस, तो इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन को ट्रांसफर होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे आ सकता है इस साइड। तो जैसे इस साइड आएगा तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH। तो ये जो है ये होता है even एलिमिनेशन, दिस इज even एलिमिनेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये यहाँ तक तो SN1 के जैसे होता है, बस यही से डिफरेंस है। अगर आप इस पे कोई मॉलिक्यूल को जोड़ दोगे तो ये SN1 कहलाएगा, और अगर आप हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो E1 कहलाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, जो स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 1 जो है ये आपके पास क्या होगा, स्लो, और ये वाला स्टेप क्या होगा, फास्ट। तो पहले E1 के लिए लिखते हैं, इसमें जो स्टेप 1 जो होगा ये स्लो स्टेप होगा, इसको करना काफी डिफिकल्ट होगा, और जो स्टेप 2 होगा वो रिलेटिवली क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, ये फास्ट होगा इसमें। अब इसमें पहले चीजों को समझते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को तोड़ना है, और हाइड्रोजन को तोड़ना इतना बच्चों का खेल तो है नहीं कि ऐसे तोड़ लिए, तो हाइड्रोजन को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अगर डिफिकल्ट होगा तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो लेना पड़ेगा वो आपको हाई लेना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा, मतलब देखो ऐसा है कि ये मॉलिक्यूल जो बना ये, इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन ओपन है। और ये बेस और न्यूक्लियोफाइल एक ही मॉलिक्यूल है, जैसे OH माइनस हो सकता है, OH माइनस बेस भी कहलाएगा, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी कहलाएगा। पर OH माइनस अगर जुड़ गया तो वो न्यूक्लियोफाइल है, और अगर OH माइनस H को लेके गया तो वो कहलाएगा बेस। तो वो दोनों काम कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हम लोगों को क्या समझना है, क्या है, क्या लेना क्या है इसमें। तो इसमें ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन में टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे एलिमिनेशन होने के चांस बढ़ेंगे और सब्स्टिट्यूशन होने के चांस कम होंगे। मीन्स यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है SN1 की E1, SN1 की E1, तो वो कंपटीशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो E1 बढ़ने लगेगा और SN1 कम होने लगेगा। तो अब हम लोग वही लिखते हैं इसमें कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस amount of even product also increases, amount of even product also increases, and amount of SN1 decreases, and amount of SN1 decreases। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे E1 बढ़ेगा और SN1 क्या होगा, SN1 आपके पास कम होगा। पर आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, पर SN1 क्या होगा, E1 से ज्यादा होगा। तो इसमें लिखते हैं हम लोग इन एल्किल हैलाइड, इन एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब कि जहां पे होगा RH। एल्किल हैलाइड के केस में कुछ भी कर लो, कितना भी आप ट्राई कर लो, कितना भी जो करना चाहो कर लो, पर उसके बाद भी SN1 E1 पे भारी पड़ेगा। तो SN1 का प्रोडक्ट हमेशा मेजर होगा E1 से। तो इसलिए E1 क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, स्पेशली एल्किल हैलाइड के केस में। तो इसमें क्या करना है कि इन दिस SN1 इज ऑलवेज मोर देन E1 प्रोडक्ट। तो SN1 का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा E1 प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। कुछ भी कर लो, SN1 वाला जो होगा वो E1 वाले से ज्यादा ही आएगा। कुछ भी कर लो, SN1 वाला हमेशा भारी पड़ेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, इसको हमने लिया, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको हमने लिया CH3OH, ठीक है, अल्कोहल में लिया आपका PPS सॉल्वेंट, PPS में। तो आपके पास क्या बना, CH3CH पॉजिटिव CH3, ठीक है। इसके आगे देखो क्या क्या ऑप्शन है। इसके आगे ऑप्शन ये है कि अब देखो यही जो मॉलिक्यूल है CH3OH, ये जाके जुड़ जाए तो क्या बनेगा, CH3 CHO CH3 और CH3।
ये किससे आएगा, ये आएगा SN1 से, ये SN1 से आएगा, SN1 से, ये SN1 से आ रहा है, और ये क्या होगा, ये होगा मेजर, ये SN1 से आ रहा है और क्या होगा मेजर, और दूसरा वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब आप एक हाइड्रोजन को निकाल दो, एल्कीन बना दो, तो ये किससे आ रहा है E1 से, और ये होगा माइनर। टेम्परेचर बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर का देखो डिफरेंस क्या, मैं समझाता हूँ। मान लो आप ये रिएक्शन करवा रहे 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 100 डिग्री टेम्परेचर पे मान लेते हैं ये 90% है और ये 10% है, ये 90 है, ये 10 है। आपने टेम्परेचर को 100 डिग्री से कर दिया 400 डिग्री, मान लो टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 400, तो हो सकता है ये 90 से हो जाए 80% और ये 10 से हो जाए 20%, पर उसके बाद भी ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका अमाउंट बढ़ेगा, पर फिर भी यही मेजर होगा, यही माइनर होगा। 100 डिग्री पे अगर ये 90 है, ये 10% है, तो 400 पे हो सकता है ये 80 हो और ये 20 हो, पर मेजर वही आएगा। तो याद रखना है कि एल्किल हैलाइड के केस में क्या होता है, SN1 वाला ही हमेशा मेजर प्रोडक्ट देता है, और जो आपके पास जो E1 होगा वो आपके पास क्या देगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग इसका ग्राफ समझे, तो ग्राफ इसका वही है जैसे आपका SN1 का होता है। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसमें, ये ग्राफ E1 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्लॉट कर रहा हूं। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इसमें प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होता है क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के पाई बॉन्ड बनाए, इसका एनर्जी कंफर्म ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, कटायन होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये ट्रांजिशन स्टेट 2, तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 और 2 होंगे। तो हमारा ये जो होगा ये आपके पास कर्व होगा E1 का, तो ये हमारे पास E1 का कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो कर्व सबको समझ में आ रहा है। कर्व में ऐसा कोई बात नहीं, इधर एनर्जी होता है, इधर आपके पास टाइम, एनर्जी वर्सेस टाइम का कर्व है, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन लिख लेना, वो कर्व में होगा एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, आपके पास कर्व आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास कोई कर्व हो गया। अब हम लोग इसमें देखो कुछ कंडीशन लिख लेते हैं। तो E1 के लिए पहला कंडीशन वही है कि सॉल्वेंट कैसा चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 और E1 के कंडीशन काफी हद तक सिमिलर है। न्यूक्लियोफाइल कैसा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी जो रेट होता है, क्योंकि पहला स्टेप स्लो था तो रेट इक्वल होता है K टाइम क्या होता है, रिएक्टेंट। तो रेट लॉ में रिएक्टेंट ही है सिर्फ, तो इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट होता है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। मीन्स आप न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लो वीक लो, उसका E1 से कोई लेना देना नहीं। तो E1 क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखना, E1 डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे E1 बढ़ेगा, और क्या होगा आपके पास SN1 कम होगा। अब हमें ये पता है पहले से कि एल्किल हैलाइड में SN1 ही मेजर होगा और E1 माइनर होगा, पर कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, बोलता है कि E1 प्रोडक्ट लिखो, तो इसलिए लिखना आना चाहिए। हो सकता है आपको पता हो कि SN1 भाई मेजर है, पर आपको बोल दिया कि E1 वाला लिखो, तो आपको E1 वाला बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसमें। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं, इसका रिएक्शन 80 OH के साथ, और इसको हीट करते हैं। देखो हीट करना पड़ेगा तभी E1 बढ़ेगा। तो पहले तो एक बनेगा CH3 CH2 CH और OH और CH3, तो ये आपके पास किससे आएगा, SN1 से। ठीक है, SN1 से आएगा, समझ में आ रहा है, SN1 से आएगा ये। इसके अलावा देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें पहले समझते हैं एल्कीन के बारे में। इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉजिटिव और ये CH3,
अब देखो आप हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो। तो इधर से निकालोगे अलग एल्कीन आएगा, इधर से निकालोगे इधर अलग एल्कीन आएगा। तो इसमें देखो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, ये एल्कीन होगा। और दूसरा क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दोनों में ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है, तो आप बोलोगे जिस एल्कीन के अराउंड हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है ज्यादा स्टेबल एल्कीन। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये मोर स्टेबल एल्कीन है, और इसमें भाई हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, और इसमें सिर्फ 2 हाइपर कंजुगेशन है, तो ये आपके पास क्या लेस स्टेबल, ठीक है, लेस स्टेबल एल्कीन। अब इसमें जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है उसको हम बोलते हैं दिस इज सेडजेफ एल्कीन, दिस इज सेडजेफ एल्कीन। तो जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो सेडजेफ एल्कीन होगा, और जो कम स्टेबल है तो वो आपके पास कहलाएगा हॉफमैन एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन। अगर इसको मैंने लिखा A, इसको लिखा B और इसको लिखा C, तो देखो सबसे ज्यादा बनेगा A सबसे ज्यादा बनेगा, फिर बनेगा B और फिर बनेगा C, ठीक है। B ज्यादा बनेगा, C कम बनेगा। तो पहले मैं कुछ बातों को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का मन में क्या होता है, कुछ डाउट होते हैं, वो हमेशा रह जाते हैं। मैंने कहीं ये नहीं बोला कि जो सेडजेफ वाला होगा वो ज्यादा होगा और हॉफमैन वाला कम होगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ये बोला है कि जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो सेडजेफ है, और जो कम स्टेबल एल्कीन है वो हॉफमैन है। आगे हो सकता है कि हम कोई ऐसा रिएजेंट यूज कर ले कि जहां पे लेस स्टेबल एल्कीन ही ज्यादा बन जाए, ठीक है। तो ये कम होगा या ज्यादा होगा इस बारे में अभी डिसाइड नहीं कर रहे। अभी देखो नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में ये ज्यादा बनेगा, इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा है भाई, और ये कम स्टेबल है कम है। अभी कोई स्पेशल केस नहीं कर रहे, आगे स्पेशल केस करेंगे वो। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सेडजेफ एल्कीन ज्यादा होता है, हॉफमैन एल्कीन कम होता है, पर इसका रिवर्स भी हो सकता है, इसका रिवर्स हो सकता है। तो सेडजेफ एल्कीन के बारे में लिख लो आप लोग कि मोर स्टेबल एल्कीन इज नोन एज सेडजेफ एल्कीन, और ये क्या है, लेस स्टेबल एल्कीन इज नोन एज हॉफमैन एल्कीन। अब इसमें मेजर माइनर नहीं मैंने बोला कि मेजर माइनर चेंज हो सकता है, पर जो ज्यादा स्टेबल है वो क्या है, सेडजेफ एल्कीन, और जो लेस स्टेबल होगा वो आपके पास क्या है, हॉफमैन एल्कीन। बाकी मेजर माइनर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, वो अभी हमें नहीं करना है, ठीक है। तो सेडजेफ एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन हमने सीख लिया है, इसका आगे बहुत यूज पड़ेगा। E2 में तो इसका भर भर के यूज आएगा कि सेडजेफ एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन। तो हम लोग इसमें एक दो एग्जांपल समझते हैं, एक दो मस्त एग्जांपल समझते हैं। ये एक आपके पास है मॉलिक्यूल, ठीक है ये। अब इसमें देखो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर आपको पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा कि बताओ सारे पॉसिबल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ETOH को भी जोड़ देना, तो वो भी पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि लिख देता हूँ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। तो सारे पॉसिबल प्रोडक्ट में क्या होंगे, इस पे ही ETOH जुड़ जाए, ऐसा हो सकता है, पर वो माइनर होगा पर बनेगा। आपको पूछ सकता है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, तो मैं इसका लिख रहा हूं आपके पास ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट। तो आपके पास क्या हो जाए, यहीं पे ETO जुड़ जाए, तो कम बनेगा पर बनेगा। यहां पे हो सकता है एलिमिनेशन हो जाए, इधर हो जाए उधर हो जाए, तो इसलिए ये ऐसा भी हो सकता है, और यहां पे ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां से देखो हाइड्रोजन होगा, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि उससे ज्यादा प्रेफर करेगी रिंग एक्सपेंशन, तो फटाफट इसका रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा तुरंत। हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन करेंगे, फटाफट होगा वो। तो रिंग एक्सपेंशन के बाद वही नंबरिंग इसका करते 1 2 3 और 3, 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ना होता था, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना होता था। तो ऐसा करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा पॉजिटिव और ये मॉलिक्यूल, ठीक है ये।
अब इस वाले पे भी क्या हो सकता है कि भाई जैसे मॉलिक्यूल आए तो आप इस पे भी चाहो तो OET को जोड़ दो, तो पॉसिबल प्रोडक्ट में क्या होगा, अब इस पे भी भाई ET OH जोड़ सकता है, तो एक पॉसिबल प्रोडक्ट में OET यहाँ आएगा, प्लस साथ में इसमें जहां हाइड्रोजन होगा यहाँ हाइड्रोजन होगा, एल्कीन बन सकता है, एल्कीन। तो जब एल्कीन बन सकता है तो नीचे वाले हाइड्रोजन को निकालोगे तो इधर एल्कीन बनेगा, और ऊपर वाले को हटाओगे तो ये वाला, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, इसके बाद देखो इसमें नॉर्मली क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, तो इसमें H माइनस का शिफ्ट होता है, और आपके पास जो बनेगा वो बनेगा ये पॉजिटिव। ठीक है, ये मेनली यही बनेगा। अब इस पे भाई ETOH का अटैक, तो इसमें जो बनेगा आपके पास ये मेजर है, ये सबसे ज्यादा बनेगा, ये मेजर होगा। बाकी अब हाइड्रोजन इधर का भी निकल सकता है, अंदर का भी निकल सकता है, इसमें 2 और बना लो, तो एक बनेगा ये प्लस एक बनेगा ये, क्योंकि मेजर होगा। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सबसे ज्यादा यही बनेगा, उसके बाद ये बनेगा ये। इन दोनों में कंपेयर करना होगा, जैसे इन दोनों में बोलना होगा सेट्जेफ एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन, देखो मेनली तो यही बनेंगे। तो ये वाला ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, तो ये है सेट्जेफ एल्कीन, ये हॉफमैन एल्कीन। पर ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, तो हम लोग ये लिखेंगे ये सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आपको आ रहा होगा, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट कुछ है तो आपको सारे के सारे इसमें लिखने होते हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिर्फ मेन प्रोडक्ट को लिखते हैं, ऐसे नहीं कि सबको लिख रहे हैं, सिर्फ मेन प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो हम लोग वही अब आते हैं मेन प्रोडक्ट में, इसमें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसमें ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ये मॉलिक्यूल नहीं बल्कि आपका ये मॉलिक्यूल, ठीक है। ब्रोमीन निकल जाएगा, ब्रोमीन के निकलते ही ब्रोमीन निकल जाएगा, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर हाइड्राइड शिफ्ट, यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट करना, और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस पे अगर आप SN1 करवा दोगे तो बनेगा Me Me और OMe। ये इसमें क्या होगा, ये इसमें होगा मेजर, ठीक है, OMe ये मेजर होगा। बाकी क्या होगा, हाइड्रोजन को निकाल दो, तो प्लस हाइड्रोजन को निकालोगे तो क्या बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें ये होगा माइनर। इसमें एक ही एल्कीन बन पाएगा, वो है ये, तो ये इसका माइनर प्रोडक्ट होगा, इसमें एक ही एल्कीन बने, इसमें सेट्जेफ हॉफमैन नहीं है। सेट्जेफ हॉफमैन तब होता है जब 2 एल्कीन बने, एक ही एल्कीन है, तो यहाँ पे सेट्जेफ हॉफमैन कोई टर्म नहीं आएगा, तो 2 प्रोडक्ट होंगे, ये मेजर वो माइनर। E1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एल्केन हैलाइड में। अब हम लोग E1 करते हैं इन एल्कोहल, E1 इन एल्कोहल। तो देखो एल्कोहल में क्या होगा, इसके लिए पहले कुछ रिएजेंट फिक्स करते हैं। तो देखो एल्कोहल में क्या होगा, OH और साथ में H निकलेगा, तो यहाँ पे मेनली होगा डिहाइड्रेशन, मीन्स एल्कोहल में एलिमिनेशन करने को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, और हम लोग कुछ फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिखते हैं, तो वही लिख लेते हैं आपके पास कुछ फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें लिखते हैं पहला क्या होगा, फर्स्ट इज कंसंट्रेटेड H2SO4, और साथ में हीट करना होगा। एलिमिनेशन करना है तो हीट हमेशा प्रेफर्ड होगा, तो हीट करना होगा। अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे तो आप ले सकते हो इसमें कंसंट्रेटेड H3PO4 साथ में हीट, ठीक है, ये दोनों ही लिया जाता है। वैसे कई बार आपको ऐसा भी लिख के आ सकता है H+ और साथ में हीट, तो मतलब वो यही जो ऊपर वाले लिखे हैं, तो ये ध्यान रखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट, या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4 और हीट। टेम्परेचर इसमें बहुत मैटर करता है, ये ध्यान रखना।
इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर जो होगा वो 160 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तभी जाके एलिमिनेशन होगा। तो देखते क्या होगा इसमें, देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, ये आपके पास मान लेते मॉलिक्यूल, ऐसे एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर आप इसका रिएक्शन करते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हीट करना है, टेम्परेचर ध्यान रखना 160 से ज्यादा होना चाहिए, 160, 170, 180, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये आराम से निकल जाएगा और क्या बनेगा आपके पास, एल्कीन, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बना आपके पास, H2O वाटर। तो ये वाटर आपके पास निकल जाएगा। तो H2SO4 क्या है, एक फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेशन करता है, पानी निकाल लेता है। तो H2SO4 इज अ फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये H3PO4 का भी यूज कर सकते हो, पर बेस्ट होता है H2SO4। और आपके पास क्या बनेगा, एल्कीन। तो अल्कोहल में अगर आप इवन रिएक्शन कराओगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा एल्कीन। ठीक है, तो हम लोग इस रिएक्शन को वही समझते हैं। फिर से इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म तो आप लोगों को जैसे पता है कि अल्कोहल जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो हमारा पहला काम क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना। सो वही लिखते हैं। तो आपके पास देखो क्या होगा, RCH, वही OH, ये जो है दिस इज पुअर लिविंग ग्रुप, ये बहुत पुअर लिविंग ग्रुप पे नहीं निकलेगा। और साथ में वही CH3, H प्लस का अटैक, H2SO4 एक एसिड, H प्लस का अटैक होगा इस पर। अब इससे क्या बनेगा, RCH और OH2 पॉजिटिव एंड CH3। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज गुड लिविंग ग्रुप। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब जैसे ही वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, RCH पॉजिटिव और CH3, ये मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि जो H2SO4 जो होता है इसको तोड़ने से बनता है H प्लस एंड HSO4 माइनस। HSO4 माइनस इज अ वेरी वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल। क्यों बहुत पुअर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में जाता रहता है, तो यहाँ पे लोन पेयर बचता ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, ये बहुत पुअर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपका कभी भी अटैक नहीं करेगा, तो ये कभी भी अटैक नहीं करेगा। तो HSO4 माइनस अटैक नहीं करेगा, दिस इज वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल। हाँ, लेकिन आपने हीट किया, टेम्परेचर 160 डिग्री ज्यादा रखा है, तो उस केस में इसको ध्यान रखना है, इसको हीट करना है, हीट की जरूरत पड़ेगी। तो बिना हीट के ये H नहीं निकलेगा, मजाक नहीं H को निकालना, H को निकालने के लिए हीट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको हीट करेंगे। तो हीट करने से क्या होगा, ये H, हाँ ये H को कौन लेगा, इस H को ले लेगा ये HSO4 माइनस। H2SO4 एक कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, कई बार रिएक्शन में कंज्यूम होगा पर बाद में रिकवर कर जाएगा। तो ये जो होगा उसको ले लेगा HSO4 माइनस, तो ये आपको ले लेगा इसको, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2, तो हमारा एल्कीन बनेगा। ये बात ध्यान रखना है कि कंसंट्रेटेड लेना, इसमें वाटर नहीं होना चाहिए। अगर ये डाइल्यूट हो गया तब दिक्कत पैदा होगी। डाइल्यूट के केस में फिर दोबारा यही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डाइल्यूट के केस में वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वाटर यहाँ पे अटैक कर देगा। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कोई अटैक ना करे, तो इसलिए आपको लेना है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आप जब कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो यहाँ पे कोई अटैक नहीं करेगा, तो आपको बनेगा एल्कीन। तो एल्कीन बनाने का ये आपका काफी अच्छा मेथड है ये। अब एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपको केमिस्ट्री में बोला जाए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, चाहे वो कोई भी रिएक्शन, चाहे वो इवन है चाहे वो SN1, रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं करें, रीअरेंजमेंट इसमें हो सकता है। तो पहले कुछ इसमें लिखते हैं, एग्जाम्पल कुछ करते हैं इसमें। ये एक मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे और इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एलिमिनेशन होगा। आपके पास बनेगा, ये पहला प्रोडक्ट होगा, ये मेजर है, दिस इज सेटजेफ एल्कीन, सेटजेफ एल्कीन मेजर एल्कीन, एंड सेकेंड आपके पास जो होगा वो आपके पास ये होगा, एंड दिस इज हॉफमैन एल्कीन एंड दिस इज माइनर।
ठीक, ऊपर वाला मेजर होगा, नीचे वाला माइनर होगा, ऊपर वाला सेल्फ एल्कीन है, नीचे वाला क्या होगा, हाफ एल्कीन। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन हो जाएगा इसमें। तो जब आप इससे रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कटायन आएगा, भाई वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और उसके बाद ये जो बनेगा दिस इज मेजर, वही सेल्फ एल्कीन मेजर होगा, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, एंड सेकंड वन इज माइनर एंड दिस इज माइनर। ठीक है, तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट आएगा। कंसंट्रेटेड एस्टर ऑफ 4 लिया, ये बाहर निकल जाएगा, यहां पे बनेगा ये, और इसमें क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, और आपके पास क्या बनेगा, एक 6 मेंबर करिंग और उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। रिंग एक्सपेंशन 6 मेंबर करिंग, उसमें पॉजिटिव चार्ज, और उसमें H को बाहर निकालोगे तो आपके पास बनेगा ये एल्कीन। ये हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, यही प्रोडक्ट बनेगा, तो ये हमारा बनेगा एल्कीन, दैट इज सिंगल प्रोडक्ट। तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा हम लोगों ने अभी तक क्या किया। ये आपके पास था SN, मतलब ये था E1 इन अल्कोहल। ठीक है, ये काफी इजीली हो जाता है, इसमें दो ही रिएजेंट मेन है, H2SO4 एंड H3PO4। एक एग्जांपल H3PO4 को भी लेके कर लेते हैं। कंसंट्रेटेड H3PO4, ये मॉलिक्यूल बनेगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, आप करवा के देखें ना, ये बनेगा। फिर यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, तो आपके पास क्या बनेगा, ये, तो हमारा ये इंटरमीडिएट ये। अब इससे जो जो पॉसिबल एल्कीन होगा, तो एक तो अंदर आ सकता है ये, तो ये वाला जो एल्कीन होगा जो अंदर आया, ये मेजर होगा, अंदर वाला एल्कीन मेजर होगा, और एक बाहर की तरफ रहेगा ये, तो ये वाला आपके पास माइनर होगा। तो ये हमारा रिएक्शन होगा, H3PO4 लो या H2SO4 लो, तो दोनों में सेम रिएक्शन होगा, और ये हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये था E1 इन अल्कोहल। तो हम लोगों के पास एक टॉपिक और बच रहा है E1 में, तो वो है E1 इन ईथर। उसमें भी बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, और फिर हम लोगों का क्या होगा कि E1 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसमें करते हैं लास्ट में E1 इन ईथर। तो ईथर के देखो, E1 के केस में भी क्या होता है, कार्बोकार्बन बनता है। तो कार्बोकार्बन पता है कि कब बनाते हैं ईथर में, जब वो कैसा होगा, टर्सरी होगा, या फिर कैसा होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अदरवाइज कार्बोकार्बन बनता ही नहीं है। और इसमें अगर आपको E1 करवाना है तो इसमें रिएजेंट फिर से वही लेना पड़ेगा, H2SO4 या फिर H3PO4। तो इसमें भी जो रिएजेंट लेंगे वो होगा कंसंट्रेटेड H2SO4। हीट करना होगा, ध्यान रखना, टेम्परेचर 160 डिग्री से ज्यादा, सेम अल्कोहल के जैसा, या फिर आपको लेना पड़ेगा इसमें कंसंट्रेटेड H3PO4 और हीट करना होगा टेम्परेचर 160 डिग्री से ज्यादा। तो इसमें एग्जांपल समझ लेते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, और इसको लिया 1 इक्विवेलेंट। पहले इसको 1 इक्विवेलेंट लेते हैं। क्वेश्चन आपको 1 इक्विवेलेंट का ज्यादा चांस से आएगा, तो जैसे 1 इक्विवेलेंट लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 C, CH3 CH3 और O, और यहाँ पॉजिटिव CH और भाई Me और Me। तो फिर भाई कटायन बनाना है, ज्यादा स्टेबल वाला कटायन बना दो। तो यहाँ पे रिएक्शन में लिख दो, तो इधर वाला कटायन, इधर वाला कटायन बना दो ज्यादा स्टेबल वाला। तो क्या बनेगा, Me C Me और पॉजिटिव, और अल्कोहल आपके पास वही CH Me और Me। तो फिर अब यहाँ से H को रिमूव कर दो, तो बनेगा भाई CH2 डबल बॉन्ड ये और Me, और यहाँ पे Me। ठीक है, ये और प्लस ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट होंगे।
अगर आप वन इक्विवेलेंट लोगे तो यही हमारा प्रोडक्ट, यही आपको आंसर लिखना है। पर अगर बाय चांस H2SO4 एक्सेस में होता, अगर H2SO4 एक्सेस में है तो देखो ये एल्कोहल बना है तो इसका दोबारा रिएक्शन हो सकता है। मतलब अगर आपके पास if H2SO4 इज इन एक्सेस, अगर वो एक्सेस में है तो इसका तो नहीं पर इसका दोबारा रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इसको करवाना चाहो, अगर वन इक्विवेलेंट, देखो वन इक्विवेलेंट, अगर वन इक्विवेलेंट है तो ये और ये आंसर बताना है। ज्यादा चांस है आपको वन इक्विवेलेंट आएगा तो आपको यही दोनों आंसर बता के बस रुक जाना है। पर अगर वो एक्सेस में दिया है तो फिर आपको रिएक्शन को दोबारा करना है और इससे बनेगा ये मॉलिक्यूल। तो इसमें आंसर आएगा ये और ये, तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो समझ में आ गया होगा दोनों का डिफरेंस। अगर वन इक्विवेलेंट होगा तो ये और ये, एक्सेस में होगा तो ये और ये। तो अगर एक्सेस में होगा तो जो एल्कोहल बनेगा उसका दोबारा क्या हो जाएगा, फिर से रिएक्शन हो जाएगा। तो एक एग्जांपल इसमें हम लोग और समझ लेते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 वन इक्विवेलेंट लिया है और हमने इसको क्या क्या हीट किया है। इसको वन इक्विवेलेंट लेके हम लोग हीट कर देते हैं। फिर देखो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा और इसको वही तोड़ना है और हीट का मतलब इसको टेम्परेचर भी लिख लेते हैं 160 डिग्री। तो एक साइड से तोड़ना होगा, 3 डिग्री कटान बनाएंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन को निकाला, ध्यान रखना वही स्टेबल होगा। तो उस हाइड्रोजन को निकालोगे तो ये बनेगा मेजर। और इसमें अगर माइनर करना चाहो तो हाइड्रोजन देखो यहां पे भी लगा होगा, तो ये इसमें क्या होगा, माइनर। ठीक है, मेजर माइनर होगा। ये तो तब आएगा जब वन इक्विवेलेंट होगा। तो आपके पास ये आ गया। अगर मान लो ये एक्सेस में होता, अगर एक्सेस में होता तब क्या करते हैं, अगर एक्सेस में होता तो इसका हम लोग मेजर वाले को लेके करते हैं। अगर एक्सेस में होता तो अगर एक्सेस में होता तो देखो क्या होता फिर, एक्सेस में अगर होता, अगर एक्सेस में गिवन है तो इसका रिएक्शन फिर से हो जाता और फिर से क्या बनता, एल्कीन। तो ऐसे केस में जो आंसर आता इसका वो इसमें बनता मेजर। अगर एक्सेस में होता तो ये इसका क्या होता, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये आपके पास था E1 इन आपके पास ईथर। हम लोग एक दो रैंडम एग्जांपल कर लेते हैं, बस एक एग्जांपल ऐसा करते और कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अलग से एग्जांपल। ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और हीट करते हैं। देखो ये वाला मॉलिक्यूल पहले निकल जाएगा, तो क्या होगा, जैसे निकलेगा तो ये यहाँ पे आएगा कटायन। तो अब देखो क्या है, ये कटायन है और डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, तो इस कटायन का क्या होगा, इस पे अटैक हो सकता है। तो वैसे केस में ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट सकता है, मतलब क्योंकि पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। पाई बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक कर जाता है ऐसे केस में। तो ब्रेक करने पे देखो क्या होगा, तो देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ ट्रांसफर किया तो ऊपर वाले पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बाकी यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो 1 2 3 और 4 इसको जोड़ा और एक नीचे, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, वो हाइड्रोजन जो बचा है कार्बन का वजह से एक हाइड्रोजन लगा होगा। आपने हीट किया है तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट। तो ये देख लो, ये प्रोडक्ट बनेगा।
तो अगर ऐसा कोई केस हुआ तो यहाँ पे अटैक होके ऐसा कंपाउंड भी बन सकता है और फिर इसको निकालोगे तो एल्किन दोबारा बन जाएगा। तो ये भी आपके पास कहलाएगा इवन इन एल्कोहल। तो हम लोगों का इवन टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे क्या सीखेंगे? अब हम लोग आगे सीखेंगे E2 रिएक्शन।